कहानी ली गई है जिम कॉर्बेट की लिखी हुई किताब माय इंडिया से। ये है हिंदी अनुवाद जिम कॉर्बेट की किताब माय इंडिया का, जिसका पहला चैप्टर है गांव की मलिका। जिम कॉर्बेट लिखते हैं, चीना पहाड़ी के ऊपर से जो गांव मैंने आपको दिखाए थे, उनमें से एक में आपको ले चलता हूँ। बारीक बारीक लकीरें जो दूर से आपको पहाड़ पे दिखाई दे रही थी, नज़दीक आने पर समझ में आता है कि वो लकीरें नहीं बल्कि सीढ़ीदार खेत हैं। इनमें से कुछ तो 10 फुट से ज़्यादा चौड़े भी नहीं हैं, और इन्हें सहारा देने वाली पत्थर की दीवारें तो कहीं कहीं 30 फुट से भी ज़्यादा ऊंची हैं। ऐसे पतले पतले सीढ़ीदार खेतों को जोतना कोई आसान काम नहीं है। एक तरफ एकदम खड़ी चढ़ाई है तो दूसरी तरफ मौत की घाटी के समान ढलान है। इन खेतों को जोतने में छोटा हल काम में लाया जाता है, और जाहिर है कि इस छोटे हल को खींचने वाला बैल भी छोटा लेकिन तगड़ा होता है, जिसके खुर किसी बकरी के खुरों की तरह ही पहाड़ों के आदि होते हैं। मजबूत कलेजे वाले हमारे पहाड़ी लोग बेहिसाब मशक्कत से अपने खेत तैयार करते हैं और स्लेट की छत वाले पत्थर के मकानों में रहते हैं। ये सब मकान भाबर से निचले हिमालय की तरफ जा रही सड़क किनारे बने हैं। इस गांव के लोग मुझे इसलिए जानते हैं क्योंकि एक बार उनके भेजे एक अर्जेंट टेलीग्राम के जवाब में मैं खड़े पैर अपना काम छोड़कर मोकामा घाट से यहाँ आया था, एक आदमखोर शेर को मारने के लिए। टेलीग्राम का खर्चा गांव वालों ने चंदा जमा करके दिया था, और एक हरकारे के हाथों उसे पोस्ट ऑफिस भेजा था, जो कि कई सौ मील दूर था। जिस वजह से गांव के लोगों को टेलीग्राम भेजने की जरूरत आन पड़ी थी, वो हादसा दोपहर इन्हीं मकानों के ऊपर दिखाई देने वाले एक सीढ़ीदार खेत में हुआ था। एक औरत ने 12 साल की बेटी के साथ गेहूं काट रही थी कि तभी एक शेर दिखाई दिया। लड़की ने जैसे ही अपनी माँ की तरफ भाग के जान बचाने की कोशिश की, एक झपट्टे में ही शेर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसके शरीर को घसीटता हुआ घने जंगल की तरफ चल दिया था। बच्ची का सिर वहीं माँ के कदमों में पड़ा रह गया था। टेलीग्राम कितना ही अर्जेंट क्यों न हो, उसे पहुंचने में टाइम तो लगता ही था, और फिर मैं भी कोई पास में नहीं था। मुझे 1000 मील रेल और उसके बाद आखिरी 20 मील का सफ़र पैदल तय करना था। इसलिए टेलीग्राम भेजने और मेरे यहाँ तक पहुँचने में एक हफ्ता बीत चुका था। इस दौरान शेर एक और इंसानी जान ले चुका था। इस बार शिकार एक औरत बनी जो अपने पति और बच्चों के साथ कई बरस हमारे नैनीताल वाले मकान के अहाते में रहती थी। ये औरत अपनी सहेलियों के साथ गांव के ऊपर की पहाड़ी पे घास काट रही थी। तभी शेर ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। सब सहेलियों के सामने ही उसका शरीर मुंह में दबाए हुए शेर चल दिया। इस हादसे से घबराई हुई औरतों की चीख पुकार सुन के नीचे गांव में सुनाई दी, और जब औरतें मामले की रिपोर्ट देने के लिए नैनीताल गई तो गांव के आदमियों ने बड़ी बहादुरी के साथ शेर को वहां से खदेड़ा। जैसा कि एक आम हिंदुस्तानी का भरोसा दूसरे पे होता है, टेलीग्राम भेजने के बाद इन गांव वालों को पूरा यकीन था कि मैं आऊँगा ज़रूर। इसी भरोसे में उन्होंने औरत की लाश को एक कंबल में लपेटकर 30 फुट ऊंचे देवदार के पेड़ के सबसे ऊपरी डाल में हिफाजत से रख दिया। जो हरकत शेर ने बाद में की, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि जब गांव के लोग लाश को कंबल में लपेट रहे थे और जब उन्होंने लाश को पेड़ पे चढ़ाया, तो आदमखोर वहीं आसपास ही कहीं मौजूद था और चुपचाप ये सारा दृश्य देख रहा था। यदि उसने लाश को ऊपर रखते वक्त नहीं देखा होता, तो वे उसे कहीं कभी भी वहां से उतार नहीं सकता था, क्योंकि शेरों में सूंघने की समझ कम होती है। सहेलियों ने नैनीताल पहुंच के आदमखोर के ताजा शिकार के मामले की रिपोर्ट और उसका पति मेरी बहन मैगी के पास पहुंचा और इस हादसे के बारे में उसे बताने लगा। अगले दिन सुबह होते ही मैगी ने हमारे आदमियों में से कुछ को लाश के नज़दीक मचान बनाने के लिए रवाना कर दिया, और उन्होंने मेरे वहां पहुंचने तक रुके रहने के लिए ने कहा, क्योंकि उस दिन मेरे वहां पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी। मचान बनाने का सामान लेकर मेरे आदमियों ने गांव से कुछ और लोगों को लिया और देवदार के पेड़ पर पहुंचे। वहां मालूम यह चला कि शेर ने पेड़ पर चढ़ के अपने पंजों से कंबल में एक बड़ा सा छेद किया था और लाश को लेकर वहां से चलता बना था। गांव के लोगों और मेरे आदमियों ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए लाश घिसटने के निशानों के सहारे शेर का पीछा किया। ये बहादुरी की बात इसलिए थी कि किसी के पास किसी भी किस्म का कोई हथियार नहीं था। करीब आधा मील चलने पर उन्हें आधी खाई हुई लाश मिली, और वही लाश के ठीक ऊपर एक ऊंचे से पेड़ पे उन्होंने मचान बांध दिया। जैसे ही मचान बनाने का काम पूरा हुआ कि तभी अचानक एक शिकारी अपनी टीम के साथ आ पहुंचा और उसने मेरा दोस्त होने का दावा किया।
उसने मेरे आदमी को ये कहते हुए छुट्टी कर दी कि अब शेर की घात में वह खुद अकेला बैठेगा। मेरे आदमी मामले की खबर करने जब तक वापस नैनीताल पहुंचे, तब तक मैं भी घर पहुंच चुका था। वह शिकारी, उसका बंदूक उठाने वाला और उसके खाने की टोकरी और लालटेन उठाने वाला मचान के ऊपर अपनी पोजीशन ले चुके थे। कृष्ण पक्ष की रात थी और अंधेरा गिरने के करीब 1 घंटे भर बाद बंदूक उठाने वाले ने अपने मालिक से पूछा कि उसने आदमखोर को लाश क्यों ले जाने दी, उसे गोली क्यों नहीं मारी। शिकारी यह मानने को तैयार नहीं था कि आदमखोर लाश के आसपास भी फटका था। उसने लालटेन जलाई और जमीन पर रोशनी करने के लिए एक रस्सी के सहारे जब लालटेन को नीचे लटकाना शुरू किया, रस्सी उसकी उंगलियों से फिसल गई। लालटेन जमीन से टकरा के फूट गई और उसने आग पकड़ ली। मई का महीना था, जबकि हमारे जंगल बेहद सूखे होते हैं और 1 मिनट के भीतर ही सूखी घास और जमीन पर पड़ी टहनियों ने आग पकड़ ली। बड़ी बहादुरी दिखाते हुए शिकारी तेजी से पेड़ से उतरा और अपने ऊनी कोट का इस्तेमाल करते हुए उसने आग को बुझाने की कोशिश की। लेकिन अचानक उसे याद आया कि आदमखोर शेर कहीं आसपास हो सकता है और यह ख्याल आते ही वह वापस मचान पर चढ़ गया। अपना जलता हुआ ऊनी कोट उसने जमीन पर ही छोड़ दिया। आग से हुई रोशनी से कम यह खुलासा हुआ कि आदमखोर वाकई लाश को ले जा चुका था। जब तक आदमखोर के शिकार में शिकारी की दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी और उसे पूरी चिंता अपनी खुद की हिफाजत की थी। उसे इस बात की भी फिक्र थी कि उसकी लगाई गई आग से सरकारी जंगल को कितना नुकसान पहुंचेगा। तेज हवा चल रही थी और इसकी वजह से आग मचान वाले पेड़ से तो दूर हो गई और 8 घंटे बाद आई तेज बारिश की वजह से आग बुझ भी गई, लेकिन तब तक मीलों के दायरे में जंगल खत्म हो चुका था। यह उस शिकारी का किसी आदमखोर से पहला वास्ता था और पहले करीब करीब भून चुकने और फिर कुल्फी जैसे जम चुकने के बाद शायद आखिरी भी। अगली सुबह जब वह लस-पस हालत में थके कदमों से नैनीताल की तरफ एक रास्ते से लौट रहा था, तो मैं दूसरे रास्ते से ऊपर जा रहा था, बगैर ये जाने कि पिछली रात क्या-क्या घट चुका था। मेरे कहने पे गांव वाले मुझे देवदार के उस पेड़ तक ले गए और मैं ये देखकर चकित हुआ कि आदमखोर कितना हिम्मती और जिद्दी था। फटा हुआ कंबल जमीन से करीब 50 फुट ऊपर लटक रहा था। पेड़ के तने पर बड़े पंजों के निशान, बरसात से नम जमीन पर पड़े निशानों और कुचली हुई झाड़ियों से मुझे अंदाजा हुआ कि पेड़ पर चढ़ने की कम से कम 20 कोशिशों के बाद आदमखोर कंबल फाड़ने और लाश पे कब्जा हासिल करने में कामयाब हुआ था। इस जगह से करीब आधा मील दूर तक जहां मचान बना था, वहां तक तो मुझे लाश घसीटे जाने के निशान मिले, पर उसके आगे आग की वजह से निशान मिलना बंद हो गए। मैंने अंदाजा लगाया कि आदमखोर किस रास्ते गया होगा। थोड़ा आगे चलने पर मुझे आग में जला हुआ लाश का सिर दिखाई दिया। इससे 100 गज आगे घने झुरमुट में आग नहीं पहुंच सकी थी और यहाँ मैं घंटों आदमखोर को तलाशता रहा। मैं 5 मील नीचे घाटी की तलहटी तक भी गया, लेकिन आदमखोर का कोई निशान मुझे नहीं मिला। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि इस शौकिया शिकारी के अचानक आने और आदमखोर के मारे जाने के बीच 5 और मासूम लोग उस शेर के शिकार बन चुके थे। अपनी नाकामयाब तलाश के बाद मैं वापस गांव में पहुंचा और देर शाम को गांव के प्रधान की बीवी ने मेरे लिए खाना बनाया और उसकी बेटियों ने पीतल की चमचमाती थालियों में खाना परोसा। इतने शानदार और लजीज खाने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया था। मैंने अपनी थाली कटोरियां समेटी और नज़दीकी झरने में उन्हें धोने के इरादे से उठा, लेकिन गांव के प्रधान की 3 छोटी-छोटी लड़कियां दौड़ती हुई आई और उन्होंने मेरे हाथ से झूठी थाली और कटोरियां छुड़ा ली। अपने सिर को झटका देते हुए तीनों ने एक सुर में हंसते हुए मुझसे कहा कि हम बामन तो जरूर हैं, लेकिन आपकी थाली धोने में क्या मुश्किल, आप तो गोरे साधु हो। वो प्रधान अब जिंदा नहीं है और काफ़ी समय हुआ उसकी बेटियां शादी के बाद ससुराल जा चुकी हैं, पर उसकी बीवी अभी भी जीवित है। आप मेरे साथ चल रहे हैं इसी गांव की तरफ जो चीना की पहाड़ी से मैंने दिखाया था। अब आपको तैयार हो जाना चाहिए चाय के लिए। प्रधान की बीवी जो चाय हमारे लिए काढ़ेगी, वो पानी की नहीं बल्कि गाढ़े ताजे दूध में गुड़ डालकर बनती है। गांव के लोगों ने हमें पहाड़ी से उतरते देख लिया है और दूर सामने चिंदी चिंदी हुए गलीचे के आजू बाजू रखी वेद की 2 कुर्सियां भी आपको दिख रही होगी। गलीचे जितनी ही खस्ता हाल, इन कुर्सियों को बमुश्किल बैठने लायक बनाया गया है और उन पर गद्दी के तौर पे घुड़ल की खाल हमारे स्वागत में बिछा दी गई है। इन कुर्सियों के नज़दीक जो औरत खड़ी है वही गांव के प्रधान की बीवी है।
यहाँ कोई पर्दा नहीं होता है। यदि आप प्रधान की बीवी को भी निगाह भर के देखेंगे तो उसे वैसा कुछ महसूस नहीं होगा। उसके बाल जो बर्फ जैसे सफ़ेद हैं तब एकदम चमकीले काले थे जब मैं पहली बार उससे मिला था, और उसके गाल जो उस जमाने में एकदम लाल हुआ करते थे अब एकदम सफ़ेद हैं, लेकिन उनमें एक भी झुर्री नहीं है। वो ब्राह्मणों की 100वीं पीढ़ी की संतान है और उसका खून उतना ही शुद्ध है जितना कि उनका वंश शुरू होने वाले ब्राह्मण का रहा होगा। आपके खून के शुद्ध होने का ऐसा एहसास तो दुनिया भर के लोगों में होता है, लेकिन खून की शुद्धता का जो आदर हिंदुस्तान में किया जाता है वो शायद कहीं और नहीं होता। हमारी मेज़बान बुढ़िया जिस गांव की प्रधान है उसमें दर्जनों जातियों के लोग रहते हैं, पर उसकी बात पर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं करता। वो जो कहती है वही कानून होता है। इसकी वजह यह नहीं कि उसने कोई लठेत पाल रखे हैं, उसकी बात का सम्मान सिर्फ इसलिए होता है कि वो ब्राह्मण है। भारत की धरती का नमक। जब से हिंदुस्तान में फसलों की कीमत कुछ बढ़ी है, तब से हमारे गांव की खुशहाली भी कुछ बढ़ी है। इस खुशहाली में प्रधान की बीवी ने अपना पूरा हिस्सा पाया है। उसके मंगलसूत्र के मोतियों को पिरोने वाली चांदी की पतली चेन अब चूल्हे के नीचे बने उनके खानदानी खजाने में जा चुकी है, और उसकी जगह सोने की एक मोटी चेन ने ले ली है। मंगलसूत्र के सोने के मोती अपनी जगह बरकरार हैं। मुझे याद है उसके पहले उसके कान एकदम सूने होते थे, लेकिन अब वो कानों में सोने के कई छोटे छोटे छल्ले पहने हुए हैं। उसकी नाक में कम से कम 5 इंच घेरे वाली सोने की नथनी है, और इसका वजन ठीक से संभालने के लिए सोने की एक पतली चेन उसकी नाक से दाएं कान के पीछे तक जाती हुई दिख रही है। उसके कपड़े वैसे ही हैं जैसे कि आमतौर पर पहाड़ों पर रहने वाले ऊंची जाति के हिंदुओं के होते हैं। एक शॉल, ऊनी कपड़े का बना हुआ तंग ब्लाउज और खूब बड़े घेरे वाला छापेदार लहंगा। उसके पाँव खाली है, क्योंकि इस नए ज़माने में भी पहाड़ों में जूता पहनने का मतलब है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। अब प्रधान की बीवी मकान के पिछले हिस्से की तरफ चली गई है और हमारे लिए चाय बना रही है। जब तक वह चाय बनाने में खुशी खुशी जुटी हुई है, तब तक आइए हम जरा बनिए की दुकान की तरफ निगाह डालें। ये बनिया भी पुराना दोस्त है। हमारा स्वागत करने और हमें सिगरेट का एक पैकेट भेंट करने के बाद बनिया वापस अपने तख्त पर पालती मारकर बैठ गया है। यही तख्त उसकी दुकान है जिस पे वह अपना सामान फैलाए रहता है। उसके सामान में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत राहगीरों और गांव के लोगों को पड़ती रहती है। आटा, चावल, दाल, घी, नमक। नैनीताल के बाजार से सस्ते दामों पर खरीदी हुई बासी मिठाई, किसी भी महाराजा के दस्तरखान की शान बढ़ाने लायक हमारे पहाड़ी आलू, सिगरेट और माचिस, मिट्टी के तेल का एक कनस्तर। इस तख्त के बाजू में ही एक अंगीठी पर चौड़ी कढ़ाई में दिन भर दूध कड़ता रहता है। जैसे ही बनिया अपनी गद्दी पर बैठता है, कुछ ग्राहक उसके सामने आ खड़े होते हैं। पहला ग्राहक एक छोटा सा लड़का है जिसके साथ उसकी और छोटी बहन है। लड़के के पास आज एक पैसा है। लड़का पैसे की गर्मी से भरा हुआ है और इस पैसे को मिठाई खरीदने में खर्च करना चाहता है। बनिया बच्चे के नन्हे गुलगुले हाथ से पैसा लेकर अपनी खुली पेटी में डाल देता है और फिर अपने हाथ से मिठाई पर भिनभिना रही मक्खियों को भगाता है। दही और शक्कर से बनी मिठाई का एक चौकोर टुकड़ा उठा के उसे 2 टुकड़ों में तोड़ता है और बेसब्री से अपनी तरफ बड़े हाथों की गदेलियों पर रख देता है। दुकान में आने वाली अगली ग्राहक एक पिछड़ी जाति की औरत है जिसके पास खरीदारी के लिए 2 आने हैं। पहला आना वो आटा खरीदने में खर्च करती है। मोटा पिसा हुआ यह आटा हमारे पहाड़ के लोगों का मुख्य आहार है। 2 पैसे से वो तख्त पर रखी 3 तरह की मोटी दालों में से सबसे सस्ती वाली खरीदती है, और बाकी बचे 2 पैसों से थोड़ा नमक और मिर्च मसाले। खरीदारी पूरी होने के बाद बनिए को वह लंबा सलाम करती है और अपने परिवार के लिए दोपहर का खाना बनाने के लिए तेज कदमों से चल पड़ती है। इसी बीच हमें खच्चरों के झुंड को हाँकते आ रहे लोगों की तेज तेज बात करने और हाफने की आवाज़ सुनाई देती है। ये मुरादाबाद से आ रहे सौदागर हैं। खच्चरों पर हथकरघे पर बुने कपड़ों के ढेर लदे हैं। पहले कच्ची सड़क और फिर सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़ने से खच्चरों की हालत खराब है और उनके पसीने छूट रहे हैं। खच्चरों को कुछ देर चैन की सांस लेने के लिए छोड़ के व्यापारी लोग बनिए की दुकान पे आ जाते हैं और बनिए की बेंच पे आसन जमा लेते हैं। वे दूध पी रहे हैं और साथ में सिगरेट। पहाड़ की इन दुकानों पे कभी भी शराब नहीं बिकती, और थोड़े से लोगों को छोड़कर जो कि तथाकथित सभ्यता के संपर्क में आए हैं, कोई भी आदमी शराब नहीं पीता है।
मेरे हिंदुस्तान में औरतें शराब नहीं पीती। कभी किसी ने सुना भी नहीं है इस बारे में। इस पहाड़ी गांव में आज तक कभी कोई अखबार नहीं आया। गांव वालों के लिए खबरें जानने का एकमात्र साधन या तो नैनीताल का बाजार है या गांव से गुजरने वाले मुसाफिर। लेकिन ज़्यादातर खबरें इन सौदागरों के जरिए गांव में पहुंचती है। जब वो इस तरफ आते हैं तो उनके पास हिंदुस्तान के दूर दराज के मैदानी इलाकों की खबरें होती हैं, और जब वे महीने भर बाद वापस मैदानों को लौटते हैं तो उनके पास पहाड़ों की खबरें होती हैं। प्रधान की बीवी की चाय अब बन चुकी है। अब जरा होशियार हो जाइए। पीतल के जिस गिलास में आपको चाय दी गई है वो इतना गर्म है कि आपकी उंगलियों की खाल भी निकल सकती है। लबालब भरे इस गिलास को होठों तक ले जाना वाकई मुश्किल काम है। अब गांव के लोगों की निगाह खच्चर वाले व्यापारियों से हट के सिर्फ हमारी तरफ हो गई है, और वो हमारे हर घूंट को ध्यान से देख रहे हैं। इसलिए ग्लास आपको पूरा ख़त्म करना ही पड़ेगा, भले ही चाय के नाम पे मिला यह मीठा काढ़ा आपको पसंद आए या ना आए। आप और मैं पूरे गांव के मेहमान हैं, और इस गिलास में एक बूंद भी झूठी छोड़ना पूरे गांव की बेइज्जती करना होगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि इस चाय को आपने अपने लायक नहीं माना। कई लोग इस मेहमान नवाजी की कीमत चुकाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हम यह गलती नहीं करेंगे। ये लोग सीधे और गरीब जरूर हैं, लेकिन खुददारी की कोई कमी इनमें नहीं है। प्रधान की बीवी को उसकी चाय की कीमत चुकाना उतना ही बड़ा अपमान माना जाएगा, इतना बड़ा बनिए को सिगरेट के पैकेट की कीमत देना। अब हम गांव से चलते हैं। ये गांव बिल्कुल वैसा है जैसा कि इस इलाके के बाकी हजारों गांव जो कि आपको चीना की पहाड़ी से देखे थे। इन गाँव में मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त बिताया है, और जब भी आप या मैं यहाँ लौट के आएंगे तो हम ऐसे ही प्यार भरे सत्कार की उम्मीदें हमेशा कर सकते हैं। हर बार हमको जल्दी लौट के आने का न्योता मिलेगा, और ये कोई महज तकल्लुफ़ वाली बात नहीं है। जो लोग मेरे हिंदुस्तान के लोगों को जानते हैं, समझते हैं, वे यह भी जानते हैं कि ये मेरे हिंदुस्तान के लोगों की दिली जज्बात से भरा न्योता है। तो ये थी जिम कॉर्बेट की किताब माय इंडिया का पहला चैप्टर, गांव की मलिका। आगे के चैप्टर सुनते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। सुनने के लिए धन्यवाद।